नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो सबसे जरूरी यह था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम पर अपना सर्वोच्च निर्णय दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय की जांच में यह पाया गया कि ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित है और इसको हैक नहीं किया जा सकता। वैसे भी जब चुनाव आयोग ने ईवीएम को हैक करने के लिए राजनीतिक दल के नुमाइंदों को बुलाया था, तो कोई भी आदमी चुनाव आयोग के दफ्तर में हैक करने की तकनीक बताने नहीं गया था। हालांकि वो सब लोग वीडियो पर, सोशल मीडिया पर जरूर नई नई तकनीक से ईवीएम हैक करने की बात बताते हैं, दिखाते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग ने अपने यहाँ सादर आमंत्रित किया था तो कोई भी नहीं गया था। यह भी सच्चाई है। तो जब चुनाव आयोग के दफ्तर में नहीं गए तो सर्वोच्च न्यायालय में कहाँ जा पाते? वहां तो सजा हो जाती झूठ बोलने के विरुद्ध। तो ईवीएम सुरक्षित है, इसलिए आप सब जो लोग आज मतदान दिए हैं वो निश्चिंत रहे कि आपने जिनको मतदान दिया है आपका मत उन्हीं को प्राप्त हुआ है और आपके मताधिकार से जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल साफ सुथरा ईमानदारी पूर्वक होगा। किसका आएगा ये मैं नहीं जानता। तो आज का मेरा मुद्दा इसी पर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया। कुल 7 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन आधे के करीब करीब चुनाव हो गया है। 129 या कुछ सीटों पर पहले हुआ था, 102-4 सीटों पर आज हुआ है। मतलब 200 तो करीब करीब चुनाव हो ही गया है। तो 2 चरणों के चुनाव हो जाने के बाद भी अभी तक चुनावी मुद्दा नहीं हो पाया है। आपको किसी ने बताया है या कहीं आपको सुनने को मिला है कि अब की बार चुनाव का मुद्दा क्या है? सिवाय यह कि भाजपा ने नरेंद्र मोदी की गारंटी दी है और कांग्रेस ने अपनी गारंटी को वापस की है। मतलब उन्होंने जो गारंटी दिया है, फूट डालो राज करो, बहुसंख्यक का पैसा छीन कर अल्पसंख्यक को दो, वगैरह वगैरह, वो अपने पे है और भाजपा ने मोदी की गारंटी दी है। लेकिन भाजपा ने यह नहीं बताया कि मोदी की गारंटी में किस बात की गारंटी है। बढ़ती बेरोजगारी पर रोक देने की गारंटी है, ऊंच और नीच की जो खाई बढ़ी है उसको रोकने की गारंटी है, ये जो पिछड़ा और स्वर्ण में जो खाई बढ़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है उसको बराबर करने की योजना है। ये जो मुस्लिम परस्ती भाजपा दिखाती है, मतलब एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, लेकिन एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं कहते हैं। यह बात क्यों नहीं कहते हैं? क्या इस विषय पर कोई गारंटी आई है? रोजगार का अवसर रोज रोज छीने जा रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। क्या उसको कम करने की कोई गारंटी आई है? नहीं आई है। विपक्ष की योजनाओं पर और घोषणाओं पर मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि दूर दूर और बहुत दूर तक विपक्ष कहीं है नहीं, चुनाव में भी नहीं है, चुनाव के बाद तो खैर होगा ही नहीं। इसलिए मेरा मुद्दा यह नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने आपके संपत्ति को स्कैन करने की बात कही है। किसकी स्कैन करने की बात कही है या उसने नहीं कहा है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास तो संपत्ति ही नहीं है और इन नेताओं के कर्मों और कुकृत्यों से 140 करोड़ की आबादी में 120-22 करोड़ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। कुछ एक लोगों के पास है और उनको स्कैन करने की औकात राहुल गांधी के पूरे खानदान में किसी की नहीं है। वो इसलिए कि जिनका स्कैन करने की इशारा वो कर रहे हैं उनको बढ़ावा भी आप ही ने दिया है। तो अपने ही बोए फल को, पेड़ को काटने की औकात किसी की नहीं होती। कहाँ कोई माँ अपने बच्चे को जहर देती है, कहाँ कोई किसान अपने फल को रौंद देता है, ऐसा होता नहीं है। तो आप जिस अडानी अंबानी की तरफ इशारा करते हैं, मंचों को बोलते हैं, मुझे ठीक और बहुत ठीक याद है कि 2014 में नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके पहले मतलब
प्रधानमंत्री की शपथ के एक दिन पहले तक अडानी अंबानी का इंडिया गेट पर अंडा और आमलेट बेचने का कोई व्यवसाय नहीं था, क्योंकि मैं इंडिया गेट के आसपास ही रहता हूँ। पिछले कई सालों से 1987 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और 87 से इंडिया गेट पर ही रहना एक तरह से मान लीजिए। हालांकि इंडिया गेट पर कोई आवास निवास नहीं है, वो एक सड़क है, लेकिन उसके आजू बाजू आवास है और मेरा पूरा जीवन उन्हीं आवासों में बीता है, वहीं रहने को मिला है। सुबह की सैर से लेकर के शाम की तफरीक तक भी हमने उन्हीं इंडिया गेट के आसपास किया है और करीब करीब सभी अंडा बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले, गुब्बारा बेचने वाले को जानता हूं, क्योंकि उसमें ज्यादातर पूर्वांचली हैं। आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले तो मेरे को अपना संरक्षक भी घोषित कर रखा है कि मैं उनका संरक्षक हूं। बेशक मेरी हैसियत उस लायक न हो, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे अपना संरक्षक घोषित कर रखा है। उसमें भी 90% भोजपुरियां हैं और जो भोजपुरियां नहीं है उनका भी चेहरा मैं जानता हूं, वाकिफ हूं उनसे। और यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अडानी और अंबानी ना तो मूंगफली बेचने वाले में रहे, ना अंडा बेचने वाले में है, ना आइसक्रीम बेचने वाले में है, ना गुब्बारा बेचने वालों में है इंडिया गेट पर। और कहीं बेचते हो अगर मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा मालूमात है कि उन लोगों का ऐसा कोई छोटे स्तर का व्यवसाय कभी भी नहीं था। तो जब उन्होंने व्यवसाय करना शुरू किया उस वक्त राहुल गांधी के खानदान का ही सरकार था और उन्हीं के दादी जी, पिताजी के मेहरबानी से अडानी अंबानी इस मुकाम तक पहुंचे। रहा बात औरों का, तो किसका स्कैन करेंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन सब लोगों का शुरू से ही भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि को दार करना और हिंदू धर्म को नाश सत्यानाश करना उनका परंपरा रहा है। जब हमारा राजवाड़ा छीना गया उस वक्त भी धनें ली गई। जब भूदार आंदोलन चला गया तब हमारी जमीनें ली गई। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो हमारा धन लिया गया। जब कोयलेरी का राष्ट्रीयकरण किया गया तब हमारा धन संपत्ति ली गई। मतलब हमसे लेना तो उनका पुराना है, कोई नई बात तो है नहीं। राहुल गांधी को कुछ नई बातें कहनी चाहिए। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस आएगी और आपकी संपत्तियों पर डाका डालेगी, कोई नई बात तो इसमें है नहीं। लेकिन संतोष हमें इस बात का है कि कांग्रेस आने वाली नहीं है, इसलिए जो हमारी संपत्तियां हैं वो जाने वाली नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ भाजपा को केंद्रित करूंगा, क्योंकि आएगा तो मोदी है। मित्रों, मेरा मानना है कि या मेरा मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपना घोषणा पत्र की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के घोषणा पर भरोसा जमने लगा है। मोदी गारंटी दे ना दे, लेकिन जो भाजपा कहती है वो करती है, यह बात अब करीब करीब आम जनमानस में बैठने लगा है। भाजपा ने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर में पूजा शुरू हो गया है। भाजपा ने कहा था हम धारा 370 हटाएंगे, वो अब इतिहास हो गया है। भाजपा ने कहा था हम समान नागरिक संहिता लगाएंगे, प्रक्रिया चालू है। भाजपा ने कहा था कि हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे, प्रक्रिया चालू है। भाजपा ने कहा था कि हम 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान देश के किसी भूभाग में नहीं होने देंगे, वो हो चुका है। तो अगर कोई भाजपा और कुछ बताती है तो वो करेगी, यह अब आशा बन चुका है। तो भाजपा ने क्यों नहीं कहा कि हम आपके लिए ये चीजें करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके आला नेताओं को कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है तो 4-5 मुद्दा तो मैं बैठे बैठे बता देता हूं। जो इस देश का अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है वह है महंगाई, वह है बेरोजगारी। महंगाई के लिए आप कह सकते हैं कि महंगाई का जो पैसा कर के रूप में लिया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अभी जो 10 साल में देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है वो इसके पहले कभी नहीं हुआ था, नो डाउट। सड़कों का जो जाल, बड़े बड़े समुद्र में जो पुलें बनी हैं, वह आने वाले भविष्य को सुरक्षित करेंगे, सुदृढ़ करेंगे और व्यावसायिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे, यह मैं मानता हूं। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका धनी है इसीलिए सड़क है, ऐसा नहीं है। अमेरिका धनी इसलिए है कि अमेरिका के पास बढ़िया सड़क है, बढ़िया यातायात, सुगम यातायात और तीव्र यातायात व्यवसाय को बूस्ट करती है और बढ़ाती है। और यह भारत में भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अब यातायात सुगम, तीव्र और सुरक्षित, आरामदायक होने वाला है, हो चुका है, हो रहा है।
लेकिन फिर भी उसमें क्या फायदा, सड़कों पर मैं पैदल चलूंगा, मेरे पास गाड़ी में तेल डालने का पैसा नहीं है, सीएनजी भी अब उत्तर प्रदेश में 90 के पार है, तो फिर किस बात का हम रोजगार करेंगे। छोटे व्यवसाय का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। छोटे व्यवसाय इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका जीना दुभर हो गया है। मान लीजिए कि ये कहेंगे कि ये सब तकनीकी प्रक्रिया है, बट कुछ चीजें तो आपके स्टेटमेंट पास करने से बिगड़ी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारत के प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए तो उन्होंने बिना किसी के मांगे, बिना किसी के कहे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के रिपोर्ट को और ज्यादा क्षत्रिय और स्वर्ण विरोधी कर दिया, जो घातक है, नुकसानदायक है और तकलीफदेह है। पहले तो जो अनुसूचित जाति आयोग की थी वो तो पहले से असह्य था, आपने और ज्यादा असहनीय कर दिया है। और हर मंच पर आपका भाषण आता है कि हमने दलित भाइयों के लिए किया। आपने कभी किसी क्षत्रिय भाई के लिए कुछ किया ऐसा नहीं कह रहे हैं और कर भी नहीं रहे हैं। मित्रों, कश्मीर से धारा 370 हट गया, बिल्कुल एक विधान एक निशान में ठीक है, लेकिन बलिया वाले लोगों को क्या मिला? क्या बलिया वाले लोगों का यातायात सुगम हो गया? एक चीज जो आपको आज अभी इस वक्त कर देनी चाहिए वह यह है कि जो रेल के अफसर बैठे हैं उनको इस बात की समझ नहीं है कि रेल परिचालन को कैसे किया जाए। रेल परिचालन में जैसे मान लीजिए कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ छठ, होली, दिवाली, इसमें रेल में अनावश्यक भीड़ हो जाती है और बाकी टाइम में रेल खाली होता है। तो जब छठ का कोई मौसम हो तो दक्षिण भारत की कुछ रेलों को कम करके, कैंसिल करके उसको उत्तर भारत में चलाने की जैसी कोई योजना चलनी चाहिए या कोई नई रेल व्यवस्था करनी चाहिए। इन सब चीजों पर विचार जरूर होना चाहिए। मुद्दा तो और है, आपने एक चीज बहुत बढ़िया लगाया है लेकिन पता न क्यों उसको वापस ले लिया, जन औषधि योजना। जन औषधि योजना 200 रुपये की दवाई अब 2 रुपये में मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उसमें बहुत सारे दवाइयां जन औषधि योजना से हटा ली गई। किस दवाई में हटाई गई, कैसे हटाई गई, यह जनता जानना चाहेगी। आपको पता होगा, आप उस पर विचार जरूर करेंगे। आप बधाई के पात्र है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम इंस्टेंट 1,75,000 का मिलता था, आपने उसको 15,000 कर दिया। हमें तो भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई 15,000 की चीज 2.25 लाख में इस देश में बिक रही थी। लेकिन आपको जान करके प्रधानमंत्री जी आश्चर्य, हैरानी होगा कि पहले 1,75,000 का इंस्टेंट लगाने का खर्चा 1 लाख रुपया आता था, अब 15,000 वाले इंस्टेंट लगाने का खर्चा 2.5 लाख रुपया आ रहा है। मतलब हमको उतने का ही चोट पड़ रहा है। इंस्टेंट बेशक 15,000 हो, मेरा खर्चा 3-3.5 लाख ही जा रहा है। इन सब विषयों पर विचार आप अवश्य करिएगा। मुद्दा विहीन राजनीति से देश का कितना भला होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मुद्दा बढ़िया हो तो जरूर विषय पर चर्चा हो सकती है और विषय पर चर्चा होने से लोगों को समझ आ सकती है कि यह जो मेरा हुक्मरान है, जो आगे शासन में आएगा, वो हमारे लिए क्या करेगा, क्योंकि वो पहले ही बता चुका है। अंत में मैं यही कहूँगा कि यह मामला तो हमारे चैनलों को उठाना चाहिए जिनके दर्शक ज़्यादा हैं, फॉलोअर ज़्यादा हैं। हम जैसे 2-4-5 लोगों वाले अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो कौन सुनेगा। लेकिन यह भी एक राजनीति का मुद्दा होना चाहिए कि हमारे देश में चैनल है क्या, और अगर ये चैनल नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। फिर हमें जो शाम को ये डिबेट देखते हैं वो किसके लिए देखते हैं? क्या किसी के हाथ का खिलौना है, किसी के साजिश का शिकार है, या किसी का बिका हुआ बिकाऊ है? विचार इस पर भी हो। अगर आपको लगे कि मेरा मुद्दा सही है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और जब समस्या समाधान को प्राप्त हो जाए तो वह समाप्त होता है। जब तक समस्या समाप्त ना हो तब तक मैं आपके सामने रोज आता रहूँगा और कोई ना कोई मुद्दा आपके सामने आपके आशीर्वाद के लिए रखता रहूँगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।